क्या आपको पता है कि ताजमहल की बेस महज लकड़ियों पर खड़ी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी और वजनी इमारत महज लकड़ियों पर खड़ी कैसे है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जितनी कॉस्ट में ये आलीशान इमारत बनाई गई, अगर उसे आज के रुपए से कंपेयर करें तो उसकी कॉस्ट में आज हम हजारों आलीशान घर बना सकते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर इसकी कीमत है कितनी। यही नहीं बल्कि सीमेंट जो उस वक्त इन्वेंट ही नहीं हुआ था, उसके बगैर इस बिल्डिंग को कैसे और किस मटेरियल से बनाया गया कि कई सदियों के तूफानों और अर्थक्वेक्स को झेलने के बावजूद ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने अपनी पूरी जिंदगी और तमाम मालो दौलत अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने में लगा दी। दरअसल शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मरने से पहले मुमताज महल की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए, जिसको पूरा करने के लिए शाहजहां ने एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जिसकी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। मुमताज की वफात के कुछ माह बाद 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। 20,000 से भी ज्यादा वर्कर्स इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आगरा बुलवाए गए। चूँकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के करीब थी, इस वजह से इस रेतली जमीन पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इस मसले को दूर करने के लिए मुगलिया सल्तनत के इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन पर कई कुएं खुदवाना शुरू कर दिए। मजदूरों से इन कुओं को तब तक खुदवाया जाता जब तक कि खुश्क जमीन न निकल आती। इसके बाद बड़े बड़े पत्थरों, कंक्रीट और गाड़ी की मदद से इन कुओं को भरा जाता, जिसकी वजह से इसकी बेस बहुत ठोस हो गई और अब इस पर ताजमहल जैसी इमारत बड़ी आसानी से खड़ी की जा सकती थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने के लिए जो पेस्ट या गारा इस्तेमाल किया गया वो सीमेंट नहीं था, क्योंकि इस वक्त सीमेंट की दरियाफ्त ही नहीं हुई थी। सीमेंट की दरियाफ्त 1824 में एक जोसेफ एस्पडेन नामी आदमी ने की, जबकि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम तो 1653 में मुकम्मल हो गया था। तो सोचने की बात यह है कि तकरीबन 400 साल गुजरने के बाद भी यह इमारत वैसी की वैसी कैसे खड़ी है। इस पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था जिसने इस बिल्डिंग को सीमेंट से भी ज्यादा मजबूती फराहम की। दरअसल सीमेंट की इन्वेंशन से पहले इंजीनियर्स एक खास तरह का मिक्सचर इस्तेमाल करते थे जिसका नाम सरोज था। इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए गुड़, बतासा, बेलकरी का पानी, मट्टी, रेत, राख और कई तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती थीं। ये मिक्सचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये रेतली जमीन जैसा कि यमुना रिवर की थी पर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इंडिया में लोग आज भी सरोज का इस्तेमाल ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन में करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने ताजमहल की बेस में एक खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया। इस लकड़ी का नाम इबोनी है और इसकी खासियत ये है कि ये पानी से खराब नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि ताजमहल यमुना रिवर के किनारे पर बनाया जाना था, इसलिए ये लकड़ी बहुत जरूरी थी ताकि एक लंबे अरसे तक ताजमहल को मजबूत बेस फराहम कर सके। इसलिए कहा जाता है कि ताज तब तक है जब तक कि यमुना है, क्योंकि अगर यमुना में पानी कम हो जाता है या सूख जाती है तो लकड़ियां कमजोर हो जाएंगी, मतलब कि ताज की बेस कमजोर हो जाएगी और वो गिर जाएगा। ये वाकई एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग की मिसाल है। बेस बनाने के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन बनाने की जो आज से पहले कभी किसी ने न देखा हो। ताजमहल का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सब को कंबाइन किया तो एक शानदार और दिलकश डिजाइन उभर कर सामने आया, जिसकी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो नॉर्मल मटेरियल से ही खड़ा कर दिया गया, लेकिन जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो अब बारी थी इसे संगे मरमर से डेकोरेट करने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल में मकराना मार्बल की डिमांड पूरी ना हो जाती कोई भी उसे खरीद नहीं सकता था। कई हजार हाथियों की मदद से ये मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसे पर्चकारी से डेकोरेट किया जाना था। पर्चकारी एक ऐसा आर्ट है जिसमें एक कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश करके लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी एहतियात
और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के अकॉर्डिंग तराशा जाता है और फिर उसके अंदर पत्थर को ग्लू से चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और टेस्ट के बाद ये मालूम हुआ कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर के पाउडर से बनाई जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही ग्लू आज भी ताजमहल की मुरम्मत में इस्तेमाल की जाती है। आपको ये भी बता दें कि ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 28 तरह की कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि रशिया, राजस्थान, ईरान, इसराइल और दुनिया के कई ममालिक से मंगवाए गए थे, जिसमें से कुछ पत्थर बहुत ही कीमती थे, जैसे कि तलाई, पाई ज़ाहिर, कोहिनूर डायमंड, अजूबा, नखोड़ वगैरह शामिल हैं। आज के दौर में भी कंस्ट्रक्शन की चीजें अगर दूसरे ममालिक से मंगवाई जाएं तो उस पर बहुत खर्चा होता है। तो उस वक्त तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी, जिसकी वजह से खर्चा बहुत हो रहा था और शाही खजाना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम ताजमहल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आज के दौर से कंपेयर करें तो ताजमहल को बनाने में तकरीबन $1 बिलियन का खर्चा आया, जिससे आज हम तकरीबन 3,333 आलीशान घर बना सकते हैं। आखिरकार 22 साल की मेहनत के बाद शाहजहां ताजमहल बनाने में कामयाब हो गए, जो कि आज दुनिया के 7 अजायब में से एक माना जाता है।